समरशेल प्राकृतिक फार्म से हम लोग किसान हिमकर मिश्रा, स्नेहमयी जीवन संगनी श्रीजा, हमारे फार्म के मैनेजर प्रबंधक छोटे भाई अनिरुद्ध मंडल, फार्म के जूनियर मैनेजर और भतीजा सुबोध मंडल, भतीजा सुधीर ये, और जागो कहाँ है, और एक जो केयरटेकर है फार्म का योगेंद्र, जिसको हम लोग प्यार से जागो कहते हैं। तो ये फार्म का संचालन करते हैं। तो हम लोग सभी की तरफ, और जितनी हमारे स्टाफ हैं यहाँ और जितनी हमारी महिलाएं और लड़कियां यहाँ पे काम करती हैं, उन सब की तरफ से हम केंद्रीय विद्यालय अररिया के हमारे सम्मानित अतिथि अमरिंदर सर, स्मिता मैम, निधि मैम, पवन मैम, पवन सर, हाँ, पूर्णिमा मैम, रजा सर और आप गुड़िया मैम। तो हम लोग आप लोगों का बहुत ही हार्दिक स्वागत करते हैं यहाँ पे, और मुझे आशा है कि हम लोग काफी एंजॉय करेंगे। बच्चों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पे। तो अनिरुद्ध, पहले तुम बोलियो, गुलदस्ता लियो। तो सबसे पहले हम लोग बच्चे लोग और ये लोग सब लोग, आप लोग थक के एक डेढ़ घंटे की यात्रा करके आए हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक औपचारिक ज़्यादा तुम बैठो, औपचारिक स्वागत पहले सभी लोगों का जो इसके ये हैं। तुम आओ इधर, हाँ तुम इधर से आ जाते हैं आगे से, हाँ इधर आओ। तो सबसे पहले अमरिंदर सर और स्मिता मैम और सभी को फार्म की तरफ से, हम लोग के तरफ से, आइए सब लोग। तो एक आप लोगों का एक स्वागत यहाँ पे, और हमें विश्वास है कि आप लोग बार बार आएंगे और बड़े बड़े बच्चों को भी लेकर आएंगे यहाँ। और तो आ जाइए, हाथ लगा लीजिए सब लोग। आइए मैम, आप भी ठीक, हाँ ठीक। तो ये एक औपचारिक ये और हम लोग, हाँ ठीक है। ये फार्म क्या है, ये कुछ हम लोगों ने सैंपल रखा है यहाँ पे, जो आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले समरशेल फार्म जो है, ये प्राकृतिक फार्म जो है, सो मेरे दिवंगत माता पिता के नाम पे है। ये समर मेरे पिताजी का नाम था और शैल मेरी माँ का नाम है। अब दोनों ही इस दुनिया में नहीं है, तो उनके नाम से ये फार्म की हमने शुरुआत की है, जिसको प्राकृतिक वे में, और उनका ही आशीर्वाद से आज फार्म 5, 6, 7 वर्षों में आज पूरे विश्व में इस फार्म का नाम है। फार्म की पहचान पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में है। काफ़ी देश विदेश से भी लोग आते हैं इस फार्म को देखने के लिए। अब इस फार्म की सबसे विशेष यह है कि जब हम लोग किसानी की बात करते हैं तो आपके मन में जो ख्याल आता है, सबसे पहले आता है वो हल। वो तो आप देखते नहीं, आजकल ट्रैक्टर देखते हैं, जुताई, गन्ना, मकई, धान, यही सब हम लोग देखते हैं। तो हमारे फार्म में जोत नहीं होती है, ट्रैक्टर की कोई आवश्यकता नहीं है, जोत रहित फार्म है ये। तो पिछले 20, 22 वर्ष, 25 वर्षों में हमारे खेत में जुताई नहीं हुई है, और हमारा जो ये फार्म है, इसमें कोई भी रासायनिक खाद या कीटनाशक हम लोग नहीं देते हैं। वो भी करीब 20 वर्षों से हम लोग कोई रासायनिक खाद ये सब नहीं दिए हैं। 2017 तक हम लोग जैविक खाद इसमें देते थे, जैविक कीटनाशक देते थे, वो भी जो हम अपने फार्म में ही निर्मित करते थे, यानी कि बाजार से खरीद कर कोई भी चीज़ हम लोग यहाँ पे नहीं डालते हैं। फिर जब हम लोग आए तो ये जो फार्म है हमारा, ये जापान के एक फिलोसफर और कृषक थे, बहुत ही फेमस, उनका नाम था मासानोबु फुकुओका, जिनका जन्म 1913 में हुआ था और जिनका निधन 2008 में हुआ था, 96 वर्ष की आयु में। तो उन्होंने इस पद्धति को विकसित किया था, जिसको वो जंगल खेती भी कहते थे, और वो कहते थे कि खेत को जुताई नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए जुताई खेत की? कि जब आप खेत की जुताई करते हैं तो आप टॉप सॉइल को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। ज़मीन में जितनी भी ऊर्जा होती है, ताकत होती है, वो टॉप सॉइल का ही है। 2 इंची नीचे के बाद ज़मीन की, माने मिट्टी की, या उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं रहती है। जो भी हम लोग उत्पादन करते हैं, वो ज़मीन के 2 इंच अंदर तक जो भी पौष्टिक तत्व होते हैं, उसके आधार पे ही ये ज़मीन पे खेती होती है और हम लोग उसकी बढ़ते हैं। उत्पादन को बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद और कीटनाशक का प्रयोग होता है सामान्यतः। और 1970 के बाद तो बहुत प्रचलित हो गया, जो हमारा जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, जो हरित क्रांति थी, जिसके कारण
और बोले कि जनसंख्या बहुत है तो अब आबादी को, उतनी बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए हमें प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। समय की मांग थी, उस समय ये हुआ। कोई भी चीज़ स्थिर नहीं होता है। जैसे जैसे लोगों की रुचि बढ़ती है, जैसे जैसे उसमें आप वैज्ञानिक सोच होती है, आपके साइंटिफिक टेम्पर जिसको हम लोग कहते हैं, वो आप जब सोचना शुरू करते हैं तो आप उस समय उसी हिसाब से अपने आप को परिवर्तित करते हैं। और प्राकृतिक खेती जो है उसी क्रम में एक ही है। फुकुओका का जो मेन कहना था वो ये कहते थे कि सूरज की किरणें ज़मीन पे डायरेक्ट नहीं पड़नी चाहिए, वो हमेशा छन के आनी चाहिए। उस चीज़ को हम लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करते हैं, ताकि हमारी यहाँ वर्टिकल फार्मिंग है, जो हम लोग ऊपर जाते हैं फार्म पे, तो जो हमारी जो ऊपर के जो पेड़ हैं, जैसे सुबबुल एक होता है और सहजन है, तो ये सनलाइट फिल्ट्रेशन करता है। यानी कि हम लोग सूर्य की किरणों को भी हार्नेस करते हैं, उसका भी हम लोग सनलाइट को हम लोग यूज़ करते हैं टू आवर एडवांटेज। तो जो सनलाइट आती है वो छन के आती है, इनके पत्तियां भी बहुत छोटी छोटी होती हैं। सनलाइट तो आना चाहिए, तो वो लेकिन छन के आना चाहिए, छनते हुए आना चाहिए वो। तो वो करते हुए, तो फर्स्ट लेयर ऑफ सनलाइट फार्म में जो हार्वेस्टिंग है वो सुबबुल है, उसके बाद जो है वो सहजन है, उसके बाद जो है क्रमशः हमारा गुलाबी मरीच है, पिंक पेपर है, अरहर है, और उसके बाद जमीन पे खस है, ज़रा हटो, जमीन पे खस है और खस के नीचे हल्दी है। जागो, इसको एक बार हटवा लेना। हाँ, निको बैठो। तो बने, और जो अच्छा, सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि हम लोग को जमीन पे खाद देने के लिए क्यों बोलते हैं कि बोले कीट है, ये है। तो जो पिल्लू कह लें या जो कीड़े कह लें, कीट जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसमें मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स देता हूँ कि इकोसिस्टम में, पर्यावरण में जितने भी कीट हैं उसमें से 95-97% जो है सो नॉन वेजिटेरियन है, माने कि सब लोग एक फूड चेन का हिस्सा है। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, छोटे को बड़ा, बड़ा को बड़ा, बड़ा को बड़ा, ऐसे करके ये हो जाता है। 3% हैं जो हर्बीवोरस है, यानी कि जो पेड़ पौधे को खाते हैं। तो अब हो क्या रहा है कि बाकी जो 95% है वो आपके हित का है। आप उस 3% को मारने के लिए आप बाकी 95% को भी आप मार रहे हैं, उसको भी ये कर रहे हैं। आप इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। प्रकृति में जमीन पे जीने का हक हम सभी को है, और हम लोग में से भी अधिकांश लोग सामिश हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं, कुछ लोग वेजिटेरियन भी हैं। तो संतुलन एक बना रहता है। प्रकृति का संतुलन बनाने में एक ईश्वर द्वारा ही रचित किया हुआ है कि सब लोग सब तरह के जीवों का अस्तित्व है, जब तक का है, जब तक उनकी आयु है, जिस फॉर्म में भी है। तो ये तो हो गया अपनी खेती के बारे में, जो मैं प्रारंभिक आपको ये बता रहा हूँ। दूसरा बात क्या है कि जमीन कितनी आपकी उपजाऊ है, वो सबसे ज्यादा इस बात पे निर्भर करता है कि जमीन में कार्बन कितना है। सबसे ज्यादा कार्बन समुद्र के सतह पे है, ओशन बेड जिसको कहते हैं, और उसके बाद धरती पे है। हम जैसे स्टोर्ड कार्बन जो होता है, जो एकत्रित कार्बन होता है जमीन के अंदर, वो ऊर्जा है। जैसे ही हम उसको जोत के थ्रू जुताई करते हैं उसकी, वो उसी समय जो कार्बन है उसको एटमॉस्फेयर में जाता है, और कार्बन से वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में परिवर्तित होता है, जो कि बहुत पॉइजनस होता है। आज हम लोग के तरफ में बोल रहे हैं कि पर्यावरण असंतुलन हो गया है। उसका एक मेन कारण, पैसिव रीजन कृषि को ही कहते हैं कि 30% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज कॉज्ड बाय एग्रीकल्चर। जो हम लोग इंडस्ट्री को दोष देते हैं, पर 30% हमारा कृषि की जो व्यवस्था है उसके कारण भी है। आप कृषि से, आप ट्रैक्टर से जैसे आप जोतते हैं, कार्बन आपका इफेक्ट हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड एक तो ये हो गया। जो माध्यम है आपका ट्रैक्टर, उसमें आप ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग होता है, वो जाके पॉल्यूशन बढ़ाता है, वो है ना। और इसलिए अब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, जैसे वो बंद नहीं कर सकते, जैसे लोगों की इच्छा है कि हम लोग इतना कैसे बना लेंगे, लोगों को या खाना का डेफिशिएंसी हो जाएगा, माने लोग स्टार्व करेंगे, स्टार्वेशन हो जाएगा। तो उसको ये करने के लिए हम लोग की बोलते हैं आजकल कि वृक्षारोपण करना चाहिए। विकास के नाम पे वृक्षों की अवैध कटाई या अंधाधुंध कटाई हो रही है, लेकिन उसमें भी जो कानून ये है कि आप जब कटाई करते हैं तो आपको अगर एक पेड़ काटते हैं तो आपको उसके बदले में 100 पेड़ लगाना है। ये कानून है, लेकिन लगता ही नहीं है वो। रोड बन रहा है, अभी तो पूर्णिया में विकास का काम चल रहा है, एयरपोर्ट आ रहा है, ये हो रहा है,
कितनी पेड़ों की कटाई होगी उसमें, और कितना हम लगाते हैं। तो आप जो आज के तारीख में जो आप बीमार पड़ते हैं, उसका एक मेन कारण पर्यावरण का जो दोष है वो, माने आजकल हम लोग उसकी बात करते हैं कि एनवायरनमेंट के जो संतुलन के कारण रोग, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में नए नए रोग, जैसे अभी कुछ पैंडेमिक आया था, कोरोना वायरस आया था। कोरोना वायरस में एक तरह से आप समझिए कि प्रलय का ही समय था एक तरह से। उस समय जो लोगों की, ये जो मेरे मन में, आप अगर वो देखेंगे उसको में, उस समय जितने लोग प्रभावित हुए, जो लोगों की मृत्यु हुई, काफी लोग मरे थे। अधिकांश लोग जो मरे थे वो मध्यम वर्गीय परिवार के थे, निम्न मध्यम परिवार के, मध्यम वर्गीय परिवार, हायर मिडिल क्लास, और सबसे समाज के सबसे समृद्ध वर्ग जो थे, उन लोगों में ये केस हुआ था। महादलित बस्तियों में, गांव में, आप मुझे 100 में 5 केस भी मुझे नहीं मिला जो उस समय प्रभावित हुए थे, क्योंकि उनका परिश्रम उनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता वो सब इतनी थी कि वायरस से वो लोग प्रभावित नहीं हुए। यहाँ तक कि जब उन लोग का पलायन हुआ था बड़े बड़े शहरों से, उन लोग का ग्रेट मार्च पैदल हुआ था, वहां से जो लोग हजारों किलोमीटर पैदल चलकर आए थे और उनको क्वारंटाइन किया गया था विद्यालय के इसमें ही, गांव के जितने स्कूल और इस सब में थे, एक साथ 500,000 लोगों को रखा गया था। 10 उतने दिन रहने के बाद भी एक भी केस यहाँ पे, मैं चूंकि यहाँ पे था तो एक भी केस यहाँ नहीं आता जिसको कोरोना वायरस हुआ था, क्वारंटाइन में एक साथ रहने के बावजूद भी। अच्छा, उसमें हमारा फार्म का जो रोल था वो इतना चाहता, हमारे फार्म में तो किसी को हुआ ही नहीं। क्यों? हमने इतने पेड़ लगाए हैं, हमने 7-8 वर्षों में हमने 4 से 5 लाख पौधे लगाए हैं यहाँ। ये एक जंगल है एक तरह से। अगर आपके बहुत लोग यहाँ से जाते हैं, लोग सतपुरा के जंगल देखने, विंध्या के जंगल देखने, या वाइल्ड लाइफ सफारी में जाते हैं घूमने के लिए, उन सबसे ज्यादा अच्छा जो लोग आए यहाँ पे, उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि ये फार्म जो है सो ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए सबसे अच्छी जगह है। और पटना से तो मुझे एक फ़ोन आया था, बड़ा इंटरेस्टिंग है, कि उसने कहा कि सर मेरे माता पिता को दमे की प्रॉब्लम है और लोग कहते हैं कि आपके फार्म पे जाके ठीक हो जाते हैं। सो कितने दिन का पैकेज है सर ये आपका, यहाँ पे लोग आएंगे और पैकेज हो। तो बोलिए यार तुम पैकेज उकेज की क्या बात कर रहे हो यार, ऐसा तो कुछ है ही नहीं यहाँ। यहाँ तो हम खुद रहते हैं, उस समय खाली यही वाला था, ये तो बना भी नहीं था उस समय। तो आप लोग मैंने वैसे आ सकते हैं पर रहने की व्यवस्था नहीं है यहाँ। बोले नहीं, पटना में तो यही है कि वहाँ पे लोग जाते हैं और ठीक हो जाते हैं। तो हमने इसलिए पूछा था। बोले स्वागत तो है आपका, लेकिन आपको रहने की वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हम तो खुद ही रह रहे थे यहाँ। तो ये तो हो गया एक फार्म के बारे में जो मैंने आपको बताया। दूसरी बात सबसे ज्यादा ये क्या है कि हमने जितने फार्म में जो भी चीज किया है उसमें ऊपर से कार्बन के अलावा जो प्लांट्स को सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होती है, नाइट्रोजन की। तो हम वो पौधे लगाते हैं जो नाइट्रोजन भी फिक्स करते हैं और कार्बन भी सिंक करते हैं। माने एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको सोख के जमीन के अंदर जाता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के रूप में स्टोर होता है जमीन के अंदर। तो उससे क्या होती है कि आपके यहाँ पे ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो ज्यादा प्योर होते चली गई, आपका प्रदूषण कम हो गया, आप पर्यावरण के मित्र भी हो गए, और अब जो क्लाइमेट चेंज जो भी हो रहा है उसको हम लोग रिवर्स भी कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है कि विदेशों में आजकल कार्बन क्रेडिट का एक ये चला है कि आपके जमीन में कितनी कार्बन है तो उसके बदले में आप वो कार्बन क्रेडिट हम बेचेंगे और वो आपको उसके लिए माने मुंह मांगी कीमत देते हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये है। और जहां तक फिर हमारी कमिंग बैक टू आर फार्मिंग, तो उसमें जो है हम लोगों को, जैसे आप देखेंगे हम लोग यहाँ पे गंधराज नींबू लगाए हैं, वो करीब उसके 1 लाख पौधे हैं यहाँ पे जो पेड़ है। फिर हमने गुलाबी मरीच लगाए जो संभवतः बिहार में कोई नहीं करता है, उसके भी हमारे पास 70-80 हज़ार पेड़ होंगे उसके, और हम लोग हर एक साल ऐड भी करते रहते हैं। महोगनी के पेड़ हमने लगाए हैं, लीची का है अपना, हम लोग शहद भी बनाते हैं हम लोग यहाँ। और शहद में भी मोनोफ्लोरल, माने सहजन का शहद, जामुन का शहद, सरसों का शहद, जो जिसको आप खाएंगे तो लगेगा कि आपको सहजन का झांस, लीची का टेस्ट। अभी 1 महीने बाद लीची का भी आ जाएगा शहद यहाँ पे कुछ। तो एक ये सब चीज़ है उसमें। और जो हमारा जो नींबू है, हमने पिछले बार जो हम लोग अभी जैसे 20,000 पेड़ों में आया था, तो हमने करीब 20 टन हमारा उत्पादन हुआ होगा, 20,000 किलो, जिसमें से हमने करीब 12,000-13,000 किलो हमने बेचा उसका, और उसकी अच्छी कीमत भी हमें मिली। बिग बास्केट को हमने, वो लोग पूरे हमारे मेन बायर्स हैं बिग बास्केट, तो वो गंधराज नींबू को लेते हैं, तो नींबू भी बेचते हैं वो लोग, नींबू का रस भी बनाते हैं, लेमनेड भी बनाते हैं, और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स नींबू का जो पाउडर होता है वो। अब नींबू में क्या होता है कि जो नींबू का जो छिलका होता है गंधराज नींबू का,
कागजी नहीं, गंधराज नींबू का, उसका छिलका में लाइनोनिन होता है जो कि एंटी कैंसरस कंपाउंड है। तो उसको छिलके को लोग सुखा के पाउडर बना के उसका सेवन भी करते हैं, और वो लोग उसके 50 ग्राम पाउडर को 395 रुपया, 480 रुपया वैसे करके लोग बेचते हैं वो। अब बोलते हैं आप आधा चम्मच या क्वार्टर स्पून खाइए और आपका बॉडी का ये। हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं? क्योंकि हमारा बॉडी एसिडिक होता है। आप कभी भी यूरिन टेस्ट कराइए, वो आएगा तो पहले आएगा केमिकल रिएक्शन, और उसमें 9 आउट ऑफ 10 केसेस में आ जाएगा एसिडिक। एसिडिक माने कि आपका शरीर जो है कमज़ोर है, आपकी प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है, आप रोग ग्रसित हो सकते हैं या होते रहेंगे, जिसमें मामूली स्तर पर सर्दी, खांसी, जुकाम ये सब हो गया, या फिर कुछ गंभीर बीमारियां हुई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक हर एक 100 में से 10 केस जो कैंसर के हैं सो भारतीय का है, इंडियंस। और एवरी 8th वुमन, 100 में से 8वीं महिला जो है उसके जीवन काल में उनको कैंसर होने की आशंका रहती है। और कहते हैं कि हल्दी जो है सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी कैंसरस कंपाउंड है, कर्क्यूमिन के कारण। उसमें एक कंपाउंड होता है कर्क्यूमिन, और उसमें 2% 3% हल्दी में होती है। और हम लोग इंडिया जो है सो वर्ल्ड का सबसे बड़ा उत्पादक है हल्दी का। 80% से ज़्यादा हल्दी इंडिया में प्रोड्यूस होती है, और 80% हम लोग पूरे वर्ल्ड का बनाते हैं। उस 80% का 60% कंज्यूम भी खुद करते हैं, और उसके बाद भी सबसे ज़्यादा कैंसर पेशेंट्स हम लोग इंडिया में ही हैं। तो फिर ये क्यों होता है? जब हम बोलते हैं हल्दी का ही है, तो उसका एक है कि हम लोग हल्दी को उबालते हैं। हल्दी को उबालने के बाद उनका जो कर्क्यूमिन जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। वो कच्ची हल्दी का सेवन करने से एंटी कैंसर वो जो है ये, और उसको भी चूंकि फैट सॉल्युबल कंपाउंड है, तो उसमें आपको या तो गोल मरीच का पाउडर या घी गर्म करके उसके साथ अगर आप लेते हैं तो वो जो कर्क्यूमिन आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगी। नहीं तो वो फ्लश आउट हो जाता है एक्सक्रीशन में, यूरिन में, और इसमें वो एक्सक्रीट हो जाता है, तो आपको उसका फायदा नहीं होता है। पर अगर उसके साथ लें, और अगर डायबिटिक नहीं है तो शहद भी जोड़ लें उसमें 1 चम्मच शहद में कुछ हल्दी डाल दिए या काढ़ा बना के पी लिए। सिर्फ शहद को गर्म नहीं किया जाता है, हाँ, माने उसको वन शुड नॉट हीट दी ये। और शहद के बारे में भी लोग बोलते हैं कि अगर जम गया, अरे तो खराब शहद है, जम गया, ये हो गया। तो आप एक बात याद रखिएगा कि शहद अगर जमता है, खास करके जो शहद मस्टर्ड हनी होता है, सरसों वाला तेल होता है ना, सरसों हनी जो होता है वो जम जाता है सर्दी के में, सूजन भी हो जाता है, जल जाता है बहुत अधिकांश। तो वो उसकी गुणवत्ता का प्रमाण है, वो मक्खन जैसा हार्ड हो जाएगा, तो वो उसकी प्योरिटी का साइन है। पर हम लोगों के मन में चूंकि वो नहीं है, तो हम लोग क्या सोचते हैं, अरे जितना आर पार दिखेगा, साफ सुथरा दिखेगा, उतना प्योर है वो। तो ये एक भ्रांति भी होती है ये। तो ये है कि मैंने आपको एक रूपरेखा बताया, और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट का हम लोग ये कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग फिर फार्म विजिट पर चलेंगे। तो इसके बारे में अच्छा, अब हम लोग जो ये सैंपल, ये है अपना गुलाबी मरीच का पौधा, ये हम लोग पेड़ भी दिखाएंगे आपको। ये अब ये इस पौधे के बारे में मैं आपको बताऊं कि इसके जो पत्ते हैं, ये पेड़ जो है अक्टूबर में इसमें फल आना शुरू होता है। पहले पत्ते फूल आते हैं, फिर अक्टूबर 1st वीक तक छोटे छोटे ग्रीन पेपर हो जाते हैं, इतने बड़े बड़े गोल गोल दाने, और वो फिर 15 अक्टूबर के बाद से वो हल्का हल्का लाल होना शुरू हो जाता है। और फिर हम लोग उसको स्केटियर से काटते हैं। हमारी लड़कियां जो है पेड़ पे चढ़ती हैं, स्केटियर से टक 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 काटती हैं, और फिर यहाँ पे उसको छुड़ाया जाता है। उसकी वीडियोस भी हमारे फेसबुक पे, यूट्यूब पे ये किया हुआ है। ये गंधराज नींबू का आपका पौधे का ये है, ये खस है, खस, हाँ, और ये अमरूद है, ये वेटिवर। अब ये खस के बारे में, इसको हम लोग यहाँ पे कतरा कहते हैं या कतरी कहते हैं। ये कास प्रजाति की घास होती है ये, और ये एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा कार्बन, सोहजन के पेड़ के बाद सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को आसमान से, वायुमंडल से लेके जमीन में सोखता है ये, और जमीन को एसिडिक से एल्कलाइन बनाना शुरू करता है ये रेगिस्तान में अगर हम लगा देंगे, रेगिस्तान की जमीन जो है वो भी मिट्टी में परिवर्तित हो जाएगी, और पानी का नमी को रोकता है, जिसकी जड़ें नीचे जाती हैं, और जितने जमीन के अंदर में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको ये सतह पे लाता है, और ये जितने भी, और पोषण देता है अगल बगल के जितने प्लांट्स को। अच्छा, दूसरी बात क्या है, ये फैल के ऐसे गुच्छा की तरह हो जाता है अंदर में, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो उसमें क्या होता है कि इसके कारण चूहा नहीं आता है, हाँ, और कीट नहीं आते हैं, जो लार्वा होता है वहाँ ब्रीडिंग नहीं होता है। तो वहाँ पे लगाने अगर जाते हैं ना, तो उसमें स्टेम बोरर नहीं होता, उसका जो लार्वा होता है उसके लिए ये रोड एंड ट्रैप है, उसके लिए ट्रैप ये हो जाता है, उसमें वो सब फंस जाते हैं उसमें। तो सर्प जो है, सांप जो है, सो जाके चूहा खा लेते हैं। चूहा लोग को इतना पता है तो लोग अवॉइड करता है इसको,
तो हमारे खेत में जैसे जंगल है, सांप की ये बहुत नगण्य है। और वो भी है तुम्हारे साथ में? अच्छा, वो पेपर से नहीं है। हाँ, तो इनको भी ये भी आए हैं आज का आप लोगों के साथ ये करने के लिए। और ये हैं अमरिंदर सर हैं, केंद्रीय विद्यालय के जो है जिन। हाँ, और फिर वो निधि मैम है, और ये पवन सर हैं, और पूर्णिमा मैम है आप वो, और रजा साहब हैं वो, और सर आपका श्रवण कुमार जी हैं, और ये गुड़िया जी हैं वो। हाँ, और निक्कू झा दैनिक भास्कर पेपर के यहाँ के स्थानीय संवाददाता हैं। तो इसके बाद मैं आपको बता रहा था कि ये खस का जो मैंने आपको पानी को जो रन ऑफ होते थे, पानी के जो बारिश हो रही है स्लोप पे ऐसे निकल जाते थे ना, वो पानी को सूख लेते हैं हम। हाँ बैठो, तुम बैठो, हम इधर आ जाते हैं। तो हाँ यहाँ जाओ। तो ये एडवांटेज हाँ ले रही हो। दीमक का प्रकोप को भी कंटेन करता है ये। बहुत जगह भी गया है। तो नहीं, ये खस का स्लिप है ये। अब इसके कारण ये पौधा है, ये अमरूद है, ये महोगनी है, ये अमरूद है। तो ये इसके कारण जो खस के कारण ये तेजी से बढ़ेगा ये। अब इसको फिर हम अब जमीन पे जब लगाएंगे तो इसको यहाँ से काटेगा ये लोग, ये पूरा मिट्टी सहित इसको अंदर डाल के ये करके थोड़ी सी इसको पानी में सींचेगा। उसके बाद अब देखेंगे ये तो ऊपर चला जाएगा, और ये जो है इसकी रक्षा भी करेगा। अगस्त्या के पौधे भी लगाते हैं यहाँ। अगस्त्या के पत्ते, सहजन के पत्ते, तुलसी के, गिलोय के पत्ते को सुखाते हैं, और काली हल्दी को सुखाते हैं, उसका पाउडर बनाते हैं, और वो सबको जब सूख के सब पत्तों का पाउडर बनाते हैं, उसमें काली हल्दी का पाउडर मिला देते हैं, वो देते हैं। तो इसको मैंने दिया है, उन लोगों का दमा में काफ़ी सुधार हुआ, उन लोगों को गठिया के बीमारी में काफ़ी लोग ठीक हुए, कैंसर में करीब 200-250 लोग ठीक हो गए, अर्थराइटिस के जो पेशेंट थे, रोमेटिक अर्थराइटिस के, वो करीब 500 ये ठीक हुए हैं। इंडियन आर्मी के जो वाइस एडमिरल थे, उनके 25 वर्षीय पुत्र को लास्ट स्टेज कैंसर से वो लोग ठीक हुआ था इसके कारण। गिलोई और हमारा पाउडर और